तो हमारा मेन कंसर्न है रमन स्पेक्ट्रा को समझना। वैसे आप किसी एक मेथड से समझा सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स इज मोर देन सफिशिएंट। पर फिर भी क्लासिकल मैकेनिक्स अगर अलग से पूछ ले तो क्या करेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है, क्योंकि मेनली आपका कोई भी टॉपिक जो मैथ से एसोसिएटेड है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड है, आप पूरी तरह से अगर उसको थ्योरी थ्योरी में देने की कोशिश करते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना? इस बात को अच्छी तरह समझे कि मैथमेटिकल डेरिवेशन को लिखने में बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि चेक करने वाले को भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। ठीक, अगर आप मेरे को लिख के भेजेंगे तो मैं बुक लेके मैच नहीं करने वाला हूँ। मैं देखूंगा कि फंडामेंटल चीजें सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। मेरे को भी इक्वेशंस याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। ठीक है। सो हम यहां बात करेंगे कि जी ब्लैजेक करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये थ्योरी दी। ब्लैजेक, तो इन्होंने कहा कि भाई रमन स्पेक्ट्रो में तो लाइट का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं। यहाँ तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, और जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो इंटरेक्शन किससे होता है? तो इंटरेक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो पहला पॉइंट आपका हुआ, इंटरेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि व्हाट इज पोलराइज्ड मॉलिक्यूल और व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी। है ना? लोगों को लगता है दोनों एक है, दोनों में जरा फंडामेंटल डिफरेंस है। आप देखिए कि खैर पहले इसको देख लें। द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल which do not have a permanent dipole deforms in the electrical charge cloud. This alters the polarizability of the molecule, and so the Raman effect is observed. इस बात को देखें कि अगर हम एक होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, तो इन ए होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, charge distribution is सिमेट्रिक। पहले तो आप होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब ही यही समझिए कि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सिमेट्रिक है। जैसे H2, दोनों H है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच में होगा दोनों के। Cl2, दो क्लोरीन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन होगा, बीचों बीच होगा, किसी के साइड ज्यादा या कम नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, कहीं पर भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगा सकते। तो इसको किस तरीके से शो किया जाता है? एक गोल स्फीयर से, जिसके सेंटर में हम प्लस लिख देते हैं और पूरी तरह से ऐसे हल्का सा शेड कर देंगे। तो हमने माना कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। नाउ दिस इज अ सिमेट्रिक नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? यहां पर आपको नॉन पोलराइज्ड मानना है। अब होता यह है कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इसके आसपास प्रोड्यूस किया जाए, कोई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम ऐसे मॉलिक्यूल को रख दें, तो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड, इसमें क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो होता है वो अल्टर हो जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे डी फॉर्म्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड।
तो हो क्या रहा है, पहले यहां दो तीन चीजें समझें। थर्ड, स्ट्रेचिंग ऑफ this molecule deforms the इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब अगर ऐसा मॉलिक्यूल अपनी जगह पर क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो कंपन करने से क्या होगा, म- दोनों एटम दूर जाएंगे, फिर दोनों एटम पास भी आएंगे। तो ऐसे में स्ट्रेच होने से ये जो गोला है, ये गोल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, है ना, थोड़ा चपटा जैसा हो जाएगा, खिंच जाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, दिस अल्टर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो है मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी को थोड़ा सा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दिस अल्टर्स द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये आपका थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में मैंने बता दिया, उन्हीं चीजों को स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। इससे रिलेटेड हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझेंगे। मैं मिटा रहा हूं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमको जानना चाहिए कि एक पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में मैंने जो वर्ड किया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत करेक्ट नहीं है। ओवरऑल ये कितना पोलराइज्ड है, परमानेंट डाइपोल किसको बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल मींस परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का क्या एग्जांपल है, कोई दे पाएगा, कोई एक मॉलिक्यूल बताइए जिसमें परमानेंट डाइपोल होता है, जल्दी से। बिल्कुल, HCl, HF, H2O, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर परमानेंटली डाइपोल। अब उसमें जो पोलराइजेशन है, उस पोलराइजेशन को हम किससे डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट से। और डाइपोल मोमेंट यहां म्यू से शो करके हम लिखते हैं डेल इंटू डी। डेल इज द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, और डी जो है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना, प्लस और माइनस के बीच क्या डिस्टेंस है उसमें। ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पोलराइजेबिलिटी की। तो देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। In a diatomic molecule, the permanent dipole moment arises from an existing separation between the center of positive and negative charges. परमानेंट डाइपोल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए आता है क्योंकि एक तरफ पक्के तौर पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और दूसरी तरफ पक्के तौर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। यानी कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस होने के कारण यहां क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन इन चार्ज देखने को मिलता है, पोलराइजेशन देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें, while polarizability measures the induced dipole moment by the action of an electric field, ये एक बहुत बढ़िया सा है। Polarizability is the induced dipole moment
बाय द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या मतलब हुआ? तो ये आपको डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं। हम यहां बात करेंगे इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड? प्रेरणिक बोलते हैं इसको शायद, है ना? प्रेरणिक या प्रेरणिक। होता यह है कि सपोज करो हमारा पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ये है। अब इस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के बगल में बाई चांस किसी कारण से कोई चार्ज आ जाए, चाहे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, दैट इज ऑल्सो ओके, या आप कोई डाइपोल या परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल डाल दो। ये लो हमारा परमानेंट डाइपोल एच एफ से एच एफ हमने इसके पास मिलाया, तो ये नेगेटिव पोर्शन है और ये क्या है? पॉजिटिव। जैसे ही ये मॉलिक्यूल यानी कि हमारा परमानेंट डाइपोल हमारे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के पास आएगा तो कुछ होगा, बिल्कुल होगा। इसका माइनस चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपल करेगा, धक्का देगा। धक्का देगा तो अगले ही क्षण कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा, इसके ऊपर तो कोई असर पड़ा नहीं। लेकिन ये जो हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें इसके नजदीक इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और इसके दूर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? थोड़ा माइनस और थोड़ा प्लस। अभी दिख रहा है? कुछ सभी के साथ ये दिक्कत है? आपके साइड नेटवर्क वीक है वैसे। मैं चूंकि हम टीच मिनट ऐप यूज कर रहे हैं, ये एक बहुत छोटा ऐप है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। मैं इसका एक अल्टरनेट ऐप आपको लिंक भेजूंगा, आप उसमें ट्राई करके देखिएगा, ज्वाइन करके नेक्स्ट क्लास, शायद उसमें बेटर हो। ठीक है ना? तो आज तो खैर इसी को देखें। तो अब देखिए कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया, गोल नहीं रहेगा अब ये, है ना? मैंने बना दिया है गोल क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं। अदरवाइज आप पाएंगे कि एक तरफ इसमें भी इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें जो प्लस और माइनस जनरेट हुआ है वो इसके कारण जनरेट हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल में जो डाइपोल जनरेट हुआ है वो इंड्यूस्ड डाइपोल है। और अब हमारा ये इंड्यूस्ड डाइपोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करता है। हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस इंड्यूस्ड डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को भी हम म्यू से ही शो करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, अदरवाइज वीडियो आपकी रेडी होके मैं दे दूंगा। ठीक है ना? ठीक। तो अब थोड़ा मैथमेटिक्स पे चलते हैं। और मैथ्स वाले जो लोग बैकग्राउंड के होंगे वो थोड़ा सा हेल्प करेंगे, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा। मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, बट स्टिल इतना मैथ्स है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल यानी हमारे मॉलिक्यूल का, उसको भी म्यू से शो करेंगे, लेकिन यहां डेल की जगह रखेंगे अल्फा इंटू ई, सॉरी अल्फा इंटू ई। जहां पर आपको यह जानना है कि अल्फा पोलराइजेबिलिटी है। अल्फा क्या है? पोलराइजेबिलिटी है, हमारा मॉलिक्यूल कितने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट होने देता है, वो कहलाता है पोलराइजेबिलिटी। और ई है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आते हैं आगे। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है फिजिक्स में, E इज इक्वल टू है ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी।
अगर ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप देखें तो आपको ये श्रोडिंगर इक्वेशन में देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला। तो सॉरी, हमारा पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब इसके बाद बारी आती है किस चीज की, हम देखते हैं कि भाई ये म्यू क्या है। तो आप पहले इक्वेशन में वैल्यू रख दें, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन वन, हमको मिलेगा म्यू इक्वल्स टू, अल्फा की जगह अल्फा ही है, बाकी ये आ जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, इक्वेशन नंबर 3। यहां पर आपको यह जानना है कि द डाइपोल मूवमेंट ऑसिलेट्स विथ अ फ्रीक्वेंसी न्यू टू गिव द रेले स्कैटरिंग। ये जो न्यू है, ये क्या है इसका, न्यू यहां पर इसकी है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अगर इस फ्रीक्वेंसी की लाइट दी जाए तो स्कैटरिंग के बाद ये रेले स्कैटरिंग के लिए है। रेले स्कैटरिंग की फ्रीक्वेंसी यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे मॉलिक्यूल के ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। तो यहां तक तो कोई बात नहीं है। हाउएवर इफ द पोलराइजेबिलिटी वेराइज स्लाइटली विथ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, रमन स्कैटरिंग कब आती है? रमन स्कैटरिंग तब आती है, सपोज करो कि लाइट रे टकराई और उसके टकराने से हमारे मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, जैसा पहले पोलराइज था वैसे का वैसा है, तो वो लाइट को ज्यों का त्यों रिटर्न कर देता है, वो है रेले स्कैटरिंग। पर अगर लाइट के टकराने से हमारे मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में जरा सा भी चेंज आया, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई या पोलराइजेबिलिटी घट गई, तो अब क्या होगा, अब जो लाइट स्कैटर होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो ये फंडामेंटल आइडिया ये है कि इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंजेस या ब्रिंग slightest change in the polarizability of the molecule, we will able to see Raman spectrum और स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइंस। ठीक है, तो यहां पे ही हमारा शुरू होता है कि इफ द पोलराइजेबिलिटी वेराइज स्लाइटली विथ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हाँ जी। हाँ हाँ, लेकिन उसके आगे न्यू टी है बेटा, मिसिंग है ना, क्योंकि आगे हम डिराइव करेंगे, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मिसिंग है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है ना। ई नॉट है ना, ई नीचे जीरो लिखा होगा, इस सिंबल से परेशान मत हो। ई नॉट मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो उस पर परेशान नहीं, वो नीचे ऊपर लगने से कुछ नहीं होता। यानी वाइब्रेशन के कारण मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी, सॉरी एक चीज और बताता हूं, है ना। पोलराइज हो गया हमारा मॉलिक्यूल, हमारा मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, पोलराइज होकर झूला झूल रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन तो होगा ही। वाइब्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना, एच और सी एल, तो दो हाइड्रोजन में बॉन्ड के वाइब्रेशन तो होते ही रहेंगे। पोलराइज हो चाहे ना हो, ऑसिलेशन होता रहेगा। अगर पोलराइज नहीं है, सिमेट्रिक है, तो वाइब्रेशन की वजह से कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो पोलराइज्ड हो जाए, सपोज करो हमारा मॉलिक्यूल H2 का पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड हो गया मतलब एक साइड प्लस हो गया, एक साइड माइनस हो गया, सीधी बात है। तो अब जब ये खींचेगा, यानी अब जब ये ऑसिलेट करेगा, तो पोलराइजेबिलिटी में थोड़ा सा क्या आएगा, पोलराइजेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। पोलराइजेशन में उस चेंज को हम कहेंगे, अब ये जो हमारा अल्फा है ये हो जाएगा अल्फा नॉट प्लस डी अल्फा अपॉन डी क्यू एट
कांस्टेंट क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट क्यू, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया आपको? डी अल्फा अपॉन डी क्यू, अल्फा क्या है? पोलराइजेबिलिटी है, क्यू क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज के कारण अल्फा में कोई चेंज आ रहा है अगर, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और अब हमारे अल्फा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है इक्वेशन नंबर 4 के टर्म्स में। हम अब क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अच्छा, क्यू नॉट है क्या? क्यू, सॉरी, क्यू इज द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइबिंग द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। कोऑर्डिनेट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, किस एक्सिस पे कितना वाइब्रेट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो कितना खींच रहा है, कितना छूट रहा है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय क्यू। तो क्यू की वैल्यू भी किसके जैसी मैच करेगी आपको? बिल्कुल इसके जैसी मैच। इक्वल टू दिया हुआ है क्यू नॉट, फिर साइन 2 पाई न्यू एम टी। न्यू के नीचे एम क्यों लगाया? यहां बता रहा है वाइब्रेशन एंड न्यू एम इज द फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब ये देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड न्यू एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। सो हियर न्यू एम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कहां पे? इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे पहले, और उसके बाद अल्फा की वैल्यू में क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों के डेरिवेशन में क्या इनकरेक्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ये स्पेस ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना? पूरा आ जाए तो अच्छा रहता है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में व्हाट इज द ने इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 की वैल्यू को रखते हैं। ऑफ 5 इन 4, तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू इनटू, क्यू की जगह आप ये लिखिए क्यू नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, न्यू एम टी। ये इक्वेशन 6 हो गया। अब इस इक्वेशन 6 की वैल्यू उठा के रखिए इक्वेशन नंबर, आपका ये क्या था, जो भी 3 शायद, ठीक है, इसमें रखेंगे यहां पर। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, अगर 3 था तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब मैं शायद मिटा सकता हूं इसको, क्योंकि अब हमको पीछे के इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, यहीं तक जरूरत थी ताकि देखने देखते बने। हाँ, हाँ जी। सभी के साथ ऐसा है बेटा। जिनको नहीं दिख रहा है उनके साथ देखो, ऑनलाइन में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जरा सा भी नेटवर्क वीक होता है ना, तो 30 मिनट वीडियो को गायब कर देता है। तो खैर, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ी देर में अब आएगा, और मैंने बोला ना नेक्स्ट क्लास में हम एक नया ऐप यूज करके देखते हैं, शायद वो बेटर हो। वो 40 समथिंग MB का है, तो आई थिंक उसकी जो सप्लाई होगी वो बेहतर होगी। तो अब अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखते हैं, तो देखिए म्यू इक्वल्स टू, अल्फा की जगह ये पूरा लिखेंगे, अल्फा नॉट प्लस डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू इंटू क्यू नॉट साइन 2 पाई, सॉरी 2 पाई न्यू टी, और उसके बाद क्या है, ई नॉट साइन इंटू ई नॉट, या आप E0 लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना, ऊपर और नीचे लगाने से दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। साइन 2 पाई न्यू टी, यहां न्यू टी है और यहां न्यू एम टी है। तो अब जरा ध्यान से देखें,
ये जो इक्वेशन है इसको मैथ्स के एक इक्वेशन से कंपेयर किया गया है। मैथ्स का कौन सा इक्वेशन है? मैथ्स का इक्वेशन है साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल्स टू, उसने जो सॉल्व किया हुआ है, देखो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है इसलिए फॉर्मूला कॉपी करेंगे अपन, सीधी बात। हाफ कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहां एक्स वाई कौन है, ध्यान से देखिए। ये टर्म्स को आप एक साथ लिख लीजिए, क्यू नॉट ई नॉट करके, और उसके बाद क्या करें आप, एक को एक्स मान लीजिए और एक को वाई। इतने टर्म को आपको क्या मान लेना है, साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन वाई। तो हम पहले जो बची हुई चीजें हैं उनको एक साथ लिखते हैं। यहां शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। म्यू इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू, ब्रैकेट बंद, क्यू नॉट इंटू, मैं ई नॉट को भी ले लेता हूं, ई नॉट। अब हमको साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो इंटू कर देता हूं मैं यहां, फिर हाफ, आपको हाफ सामने रखना चाहिए लेकिन बाद में कर लेंगे वो, ब्रैकेट कॉस एक्स की जगह क्या है, 2 पाई न्यू एम टी माइनस 2 पाई न्यू टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू एम टी प्लस 2 पाई न्यू टी। ये लो भाई, लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर देते हैं। क्या करते हैं हम, न्यू इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस, हाफ को सामने ले आओ, पीछे अच्छा नहीं लगता, नंबर्स हमेशा सामने लिखे जाते हैं, अल्फा अपॉन डेल क्यू, क्यू नॉट इंटू ई नॉट, ब्रैकेट, यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 पाई टी, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई टी, ब्रैकेट में बचेगा न्यू एम माइनस न्यू, माइनस यहां भी हो जाएगा कॉस 2 पाई टी, 2 पाई टी बाहर निकाल दो, और ये हो जाएगा आपका न्यू एम प्लस न्यू। ठीक है, उसने क्या किया है, टी पीछे लगा दिया, थोड़ा डिजाइन बदल दिया, फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से आपका थ्योरी एक्सप्लेन होती है, इस मैथ्स वाले इक्वेशन से थ्योरी एक्सप्लेन होती है। आप इस वाले हिस्से को देखो, इसमें न्यू एम माइनस न्यू है और यहां न्यू एम प्लस न्यू है, जो ये बताता है कि thus the oscillating dipole have three distinct frequencies. Component 1, the excitant frequency nu with amplitude alpha naught E naught. Second, nu minus nu m, nu minus nu m, ये वाला पहला वाला, या तो क्या हो सकता है, न्यू के बराबर रहे तो रेले स्कैटरिंग है, न्यू एम माइनस न्यू, उल्टा कर दिया क्या हमने एक्स और वाई लेने में, फर्क नहीं पड़ता, आप रीअरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है ना। एक्स और वाई मानने में हमने क्या किया हुआ है, क्यू वाले को इसने बाद में ले लिया है, न्यू एम को, क्योंकि देखिए यहां मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में इसको आगे और इसको पीछे सुविधा अनुसार किया जा सकता है। तो सुविधा अनुसार करने पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ न्यू और यहाँ न्यू एम टी भी लिख सकते हैं, न्यू न्यू एम टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ न्यू माइनस न्यू एम, न्यू माइनस न्यू प्लस न्यू एम, ठीक है, ये कोई बड़ी बात।
अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, न्यू माइनस न्यू एम, न्यू न्यू प्लस न्यू एम विथ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड। पहला 1/2 डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू। तो हैंस रमन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? यहां यह बताया जा रहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो निकलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो न्यू की वैल्यू ज्यों की त्यों रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रेले स्कैटरिंग होगी। पर अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो स्टॉक्स लाइन मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ी हुई मिले तो एंटी स्टॉक्स। दो पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू माइनस न्यू एम, न्यू प्लस न्यू एम। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ के सुना रहा हूं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रमन लाइन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द frequency of the incident light and the Raman displacement are characteristics only of the substance under study। तो पहली बात तो समझिए कि रमन स्कैटरिंग में जो रमन लाइन में जो आपका क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का जो चेंज होगा उसका लेना देना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से नहीं है। आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कोई सी भी डालें, जितना परसेंट कमी या जितने परसेंट वृद्धि होनी है उतने ही परसेंट होगी। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से उसकी रमन के स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन में जितनी कमी या जितनी वृद्धि होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो इंसिडेंट लाइट हैज नो इफेक्ट ऑन रमन इफेक्ट, केवल वो उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा जिस पदार्थ की आप स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रेडिक्ट दैट beam of electromagnetic radiation induce an alternative dipole moment in the molecular system or polarizes the molecule. Such an alternating dipole would cause the emission of light in the frequency as the incident light, द एक्सप्लेन्ड रेले स्कैटरिंग। तो ये कहता है, ये क्लासिकल थ्योरी कहती है कि वास्तव में जो आपतित लाइट है, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो हमारे मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट कर देती है, और ये इंड्यूस्ड डाइपोल आपतित लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का उत्सर्जन करता है। तो अगर उत्सर्जित विकिरण की फ्रीक्वेंसी आपतित फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो ये रेले स्कैटरिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर इफ द मॉलिक्यूल डिस्टेंस चेंजेस ड्यूरिंग वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल देन द पोलराइजेबिलिटी मस्ट चेंज। लेकिन ऑसिलेट करते हुए मॉलिक्यूल में अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बदलता है तो डाइपोल मोमेंट भी बदल जाता है, और डाइपोल मोमेंट बदल जाने से क्या होता है, तब ऐसी कंडीशन में पोलराइजेबिलिटी बदल जाएगी। पोलराइजेबिलिटी बदल जाएगी तो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मैं शुरू से बता रहा हूं, शायद कंफ्यूजन हो। कह क्या रहा है, ये कह रहा है भाई ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, इंसिडेंट लाइट इसमें टकरा के इसको पोलराइज कर देती है, यानी इंड्यूस डाइपोल जनरेट करती है। और ये जो हमारा इंड्यूस डाइपोल इसके बाद जो बन के तैयार हुआ इंड्यूस डाइपोल, ये क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, और ये एमिट रेले स्कैटरिंग कहलाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूंकि हमारे मॉलिक्यूल में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज होते रहती है। इस बॉन्ड लेंथ के चेंज होने के कारण म्यू इज इक्वल टू आपकी जो वैल्यू है अल्फा इंटू ई की वैल्यू भी बदल जाती है और पोलराइजेबिलिटी बदल जाती है। अब क्या होता है, if the molecule possesses non-spherical symmetry, the polarizability will depend on the orientation of the molecule with respect to the field. Polarizability of such molecule changes with rotation of the molecule. So the change in polarizability is caused by both rotation and vibration of the molecule. As a result, both rotational and vibrational Raman emission may occur in the molecule. अब दो तरह के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो HCl जैसा है, जिसमें अलोंग द एक्सिस अगर ये रोटेशन करता है तो पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखना, यहां दो बातें कर रहे हैं हम, रोटेशन की भी बात कर रहे हैं,
वाइब्रेशन की भी बात करें तो H2 जैसे मॉलिक्यूल, Cl2 जैसे मॉलिक्यूल्स की बात करें, जिनमें क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मेथेन हो गया, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इनका रोटेशन इनकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज नहीं लाता है। लेकिन अगर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल है या कोई और मॉलिक्यूल है, हमने एसिमेट्रिक टॉप वाले पढ़े आपका, क्लोरोमेथेन है या फ्लोरोमेथेन है या डाइक्लोरोमेथेन है या इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो इसका रोटेशन भी पोलराइजेबिलिटी को चेंज करता है, वाइब्रेशन भी पोलराइजेबिलिटी को चेंज करता है। सो द पोलराइजेबिलिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ रोटेशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो ऐसे में आपको जो रमन स्पेक्ट्रम मिलेगा वो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रो भी रहेगा और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रो भी रहेगा। लेकिन यहां पर यह भी बताया गया है, एज अ रिजल्ट बोथ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन एमिशन में ऑकर इन द मॉलिक्यूल, रमन एनर्जी लेवल्स आर सेम एज इन रोटेशन एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम इन IR रीजन। लेकिन जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो उसी के बराबर रहेगी उनके लिए। इट must be emphasized that IR spectroscopy depends upon the change in dipole moment during rotation। इस बात को फिर से यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का लेना देना डाइपोल मूवमेंट से है, जबकि रमन का लेना देना पोलराइजेबिलिटी से है। A striking feature of Raman effect is that Raman frequencies are identical with those attained from IR spectra and rotational vibrational spectra। लेकिन दोनों से प्राप्त स्पेक्ट्रम लगभग एक जैसे होते हैं। अब यहां क्या बताया गया है, एक बड़ा अच्छा सा आपको एक ग्राफ दिया गया है, और उस ग्राफ को अगर आप बना के दें, ये मैथ्स वाला पोर्शन लिखें और 4 पॉइंट लिखें तो आपकी बात कंप्लीट हो जाती है। देखिए आपका पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो हम क्या बात कर रहे हैं, रोटेशन से क्या चेंज आता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को कैसे दर्शाया गया। से ये आपका डाइपोल मूवमेंट है या डाइपोल है, कौन सा इंड्यूस डाइपोल है, 90 डिग्री यानी π/2, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अनदर 90 डिग्री π/2, फिर ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अनदर 90 डिग्री π/2, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें जो ग्राफिकल मेथड से इसके पोलराइजेबिलिटी में चेंज को बताया गया है, वो क्या बताया गया है कि भाई इनिशियली पोलराइजेबिलिटी जो थी, अगर हम ये माने कि 0 पे थी, तो यहां पहुंचते हुए क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी π/2 पे, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम। तो जब वो मॉलिक्यूल इस पोजीशन में होगा तो पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम मानी जाएगी। जब मॉलिक्यूल अलोंग द लाइन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो पोलराइजेबिलिटी मिनिमम मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये रोटेशन का असर है। वाइब्रेशन का क्या असर है, ये पहले हमारा मॉलिक्यूल है और स्ट्रेचिंग के बाद वो कुछ बड़ा शो कर देंगे बस। तो ये स्ट्रेचिंग है और ये क्या है, कंप्रेशन है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग। तो वाइब्रेशन के कारण होने वाला चेंज इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको, और रोटेशन के कारण इस तरीके का। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ, हम कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। थोड़ा सा बच गया है रोटेशनल रमन, जरा सा ही है, कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, है ना। मैं लिंक भेजता हूं, उसको ज्वाइन करके देखिए।